तो ये धारावी में चल क्या रहा है और ये पूरा मामला क्या है धारावी अडानी का। तो मुंबई आज से कुछ साल बाद अडानी का मुंबई हो जाएगा कि अडानी लोगों की जमीनें खाली नहीं करा सकता क्योंकि वो बिजनेसमैन है। आप ये नहीं समझ रहे कि धारावी एक मिनी इंडिया है, धारावी एक माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है। लेकिन धारावी के बाहर भी ये मुद्दा जा रहा है महाराष्ट्र में, कटेंगे तो बटेंगे। फिर उसको मोदी जी ने मॉडिफाई किया, एक है तो सेफ है। और जिस तरीके की बात हो रही कटेंगे कि बटेंगे, एक धर्म को टारगेट करके, इलेक्शन कमीशन को ये क्यों नहीं दिखाई कि महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव को आप देख रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स देख रहे हैं और बहुत हाई पिच कैंपेन महाविकास अघाड़ी और महायुति की तरफ से हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप, वादे, और उन सब के बीच, इस शोरगुल के बीच आज हम आए धारावी। और धारावी में मुलाकात उनके दफ्तर में मेरी हुई डॉक्टर वर्षा गायकवाड़ से। तो डॉक्टर गायकवाड़ यहीं से विधायक रही और अब लोकसभा की सदस्य भी हैं। बहुत धारा प्रवाह लोकसभा में भाषण देती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत ओजस्वी वक्ता भी हैं और मुद्दों की बड़ी पकड़ है। और खासकर धारावी का जब मुद्दा चल रहा है, अडानी धारावी, आप लोगों ने सुना होगा, उस मुद्दे पर बहुत प्रखर एक जो वक्ता के तौर पे और एक लीडरशिप जो है वो वर्षा जी की रही है। तो हम शुरुआत वर्षा जी वहीं से करते हैं कि हम धारावी में बैठे जी। धारावी में आपका दफ्तर है और सामने, आपके दफ्तर के सामने बस्तियां हैं। अभी मैं उन बस्तियों में गया था तो वहाँ पे लाल रंग का सर्वे का एक नंबर लिखा हुआ और तमाम सारे लोगों से बात हुई हमारी वहाँ पे, और पूछा हमने कि सर्वे क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये धारावी में चल क्या रहा है और ये पूरा मामला क्या है धारावी अडानी का। देखिए, धारावी जो है वो 550 एकड़ में जो है वो बसी हुई बस्ती है। और धारावी को जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने गवर्नमेंट को कहा था कि इसका जो डेवलपमेंट है, क्योंकि ये डेंस पॉपुलेटेड है, इन सीटो डेवलपमेंट है, तो यहाँ का डेवलपमेंट अंदर ही धारावी में होना चाहिए। और इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो राज्य सरकार को दिया। दुर्भाग्यवश अभी की जो सरकार आई है, महायुति की जो महाभ्रष्ट सरकार है, हमने जो पहले टेंडर हुआ था जिसमें बहुत सारे कंडीशंस थे, उसको डाइल्यूट करने का काम किया गया और मैनिपुलेट ऐसा किया गया कि ये टेंडर किसी एक आदमी को मिले, जिसका हमने बार बार, चाहे वो असेंबली रहे चाहे वो उस रोड पे रहे, हमने बार बार जिक्र किया। असेंबली में भी उसका जवाब वो दे नहीं पाए, जबकि पहला टेंडर भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था जब भाजपा के सीएम थे 2018 में। लेकिन तब जो है वो बड़े पैमाने पे बहुत सारा कंडीशन जो वो स्टिक था, लेकिन तब भी प्रीबेट में 19 लोग उसमें आए थे। तो जब इतने सारे लोग आने के बाद आपने ऐसा कंडीशन डाइल्यूट क्यों किया, एक्सपीरियंस का, समूह का, ताकि एक ही आदमी को मिले। तो टेंडर देने का काम एक आदमी को हुआ। जो आपने रेड मार्क देखा है वो अभी सर्वे चालू है। हमारा कहना यह है कि धारावी को तो हाईकोर्ट के माध्यम से 2011 तक का जो है वो स्ट्रक्चर को मान्यता मिली है। दूसरा, ये वाइटल प्रोजेक्ट है तो यहाँ का हर आदमी जो है वो पात्र है। लेकिन अभी यहाँ पे नया मसला जो चालू है, जो अपात्र और पात्र का चालू है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि अपात्र लोगों को जो है वो 10 किलोमीटर के अंदर जो है वो जगह देने की बात चल रही है। आज धारावी के नाम पे मुंबई का एक बड़ा लैंड स्कैम चल रहा है। मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा लैंड स्कैम हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि धारावी 550 एकड़ में बसी हुई है, लेकिन धारावी के नाम पे जो जमीनें देने का काम हुआ है अडानी को, जैसे सॉल्ट प्लांट लैंड की जमीन है जिसको 256 एकड़ देने का काम हुआ है, इसी मड मालवनी की ज़मीन है जिसको 195 एकड़ देने का काम हुआ है। फिर आपकी जो मदर डेयरी है लगभग 21 एकड़ की ज़मीन है, उसको देने का काम हुआ है। देवनार का डंपिंग ग्राउंड है, मुलुंड की जगह है, काफ़ी अक्टोय नाके हैं जिनको देने की बात हो रही है। और उसके बावजूद और जो उनका 4 अक्टूबर का जीआर है, उसमें और भी 10 किलोमीटर के बाहर और भी जगह उसको मिल सकती है और उसमें भी लोग बस सकते हैं। कई जगह पे नवी मुंबई में भी मुझे लगता है कई जगह पे घर बनाने का प्लान चल रहा है। तो हमारी आप इतना बता रही वर्षा जी, तो मुंबई आज से कुछ साल बाद अडानी का मुंबई हो जाएगा। कुछ साल बाद क्यों, अभी ये जब सरकार बनी इसीलिए है कि ये मुंबई अडानी के सर बन जाए। और मुझे ये मैं कह रही हूँ क्योंकि जब सरकार हमारी गिरी महाविकास आघाड़ी, तो क्यों गिरी, क्योंकि हम जब कैबिनेट के निर्णय देखते, जब से वो सरकार गिरी है उसके बाद ये सरकार बनी, तब से टेंडर हुए। पिछले आप देखोगे कि हरियाणा के साथ हमारा इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन हमारा इलेक्शन बाद में हुआ है।
अब हो रहा है हमारा महाराष्ट्र का इलेक्शन, मुंबई का इलेक्शन। मैं उस पे आऊंगा वर्षा हाँ। जी कि इलेक्शन की डेट और इतना क्लोज नहीं, तो इसमें है। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि उसके बीच में जितने भी कैबिनेट हुई 80 निर्णय में हुए, हर कैबिनेट में एक लैंड अडानी को देने का निर्णय हुआ। यही अभी पिछली कैबिनेट सितंबर के महीने में हुई है, जिसमें कि जो आप चर्चा कर रहे हैं कि शॉर्ट पैन की लैंड वो अडानी जी को दे दी गई है जी। एक वर्षा जी बात कर रही थी पात्र और अपात्र, ये जरा बता दें कि क्या मामला है धारावी में। नहीं, पात्र अपात्र लीगल और इलीगल, हाँ, उसमें की एक कट ऑफ डेट है, वो लेकिन सन 2000 की है, 2011 तक की है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने हमें परमिशन दिया। और हमारा कहना ये है कि धारावी एक वाइटल प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, तो धारावी के लोग को धारावी में बसाना चाहिए। जबकि प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजों का जो है बदलाव करने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा बात है कि टेंडर में इन्होंने 7 लाख लोगों को जो है वो अपात्र कहा है। हमारा उसी चीज को ऑब्जेक्शन है कि 7 लाख लोगों को आपने अपात्र कैसे किया, जब सर्वे आप अभी कर रहे हो। सर्वे तो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। मैंने सवाल भी पूछा कितना % सर्वे हुआ है। अब कुछ जगह पे तो इनको भी मालूम है कि कुमारवाड़ा है, बाकी जगह पे तो सर्वे के लिए बहुत सी जगह पे तो लोगों ने हकाल के भेज दिया। जब सर्वे नहीं हुआ है तो आप पात्र अपात्र कैसे तय कर सकते हो? और जब आप पात्र अपात्र तय नहीं कर सकते तो आपने 7 लाख लोगों को टेंडर में कैसे डाला, जिनके नाम पे इतनी सारी जमीनें आप ले रहे हो कि अपात्र होंगे, और उनके नाम पे आप रेंटल हाउसिंग बना रहे हो। जबकि हमारा कहना यह है कि हमारे लोगों को धारावी में मिलना चाहिए। अब हमको ये भी नहीं मालूम है कि हमारे लोग पात्र और अपात्र कौन तय करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा हो गया, हमने तो गवर्नमेंट को ऑथराइज किया था, जो हमारी पॉलिसी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज क्या हुआ है, उसमें जो है वो 80% शेयर, अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है उसमें 80% शेयर जो है वो अदानी को दिया है और 20% शेयर जो है वो गवर्नमेंट है। ये 20% जो गवर्नमेंट का शेयर है, ये ज्वाइंट वेंचर है जी। तो इस ज्वाइंट वेंचर का एक एस्पेक्ट ये है कि अडानी लोगों की जमीनें खाली नहीं करा सकता, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, राइट। उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, उसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है, बुलडोजर का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लोगों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सरकार रहेगी, सरकार के पास पुलिस है, मजिस्ट्रेट ये है। आप सोच रहे हो ना कि ऐसा होने वाला है। जो स्पेशल एसपीयू हुआ है, एसपीयू जो हमारा हुआ है, जो सबको मालूम है कि ये सब पावर अडानी को दिए, कि वही सर्वे करेंगे। उनकी ये कंपनी बनी है डीआरपी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वही सर्वे करेगी, वही इसको मॉनिटरिंग करेंगी, उनको टीम दी जाएगी स्पेसिफिकली, वही इसको वेकेंट करेगी। और जो चल रहा है अभी आप देखोगे, सर्वे में आते हैं लोग, यही कि किसी बच्चे को सर्वे के लिए लिया जाता है, जबकि कोई गवर्नमेंट ऑथराइज आदमी वहां पे नहीं आता है। वो कौन आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो प्रूफ है इसको पात्र किया है कि अपात्र किया है? जैसे अभी कोई एसआरए की योजना बनती है या कोई अलग योजनाएं बनती है तो उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, एमएमआरडी होती है, म्हाडा होती है, हमारी बीएमसी होती है, यहाँ पे तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है। और दूसरा ये बात है कि ये जो शिफ्टिंग का बात कर रहे हैं अपात्र लोगों को, ये भी इनको हक नहीं है, क्योंकि हमारा कहना है कि हमारे लोग तो सब पात्र हैं। और जब आपने सर्वे नहीं किया तो आपने 7 लाख लोगों की संख्या कैसे की? फिर आपने हमारे नाम पे इतनी जमीनें क्यों ली? और उसको भी आप रेंटल हाउसिंग देने की बात कर रहे हो। और सबसे बड़ा मसला ये है हमारे लिए कि आप इसको धारावी का प्रोजेक्ट समझ ही नहीं रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे हो कि धारावी एक मिनी इंडिया है, धारावी एक माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है। आप ये सोच रहे हो कि हम धारावी को किसी कोने में स्क्वीज करके रख देंगे और ये बड़ी जमीन जो है वो बीकेसी के नाम पे आपको मिल जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ बीकेसी। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग 200 मीटर के अंतर पे जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। वहां पे सब बड़े होटल्स, बड़े रेस्टोरेंट, सबको पता है कि कमर्शियल हब वहां पे है। उनका सपना ये है कि ये पूरा एरिया जो है वो कमर्शियल हब बने। ये बात लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि बीकेसी 2 जी प्लान है उनका, बिल्कुल बीकेसी 2 का प्लान जी। ये तो अडानी धारावी का मामला, अभी तो हम धारावी में बैठे हैं आपके साथ, लेकिन धारावी के बाहर भी ये मुद्दा जा रहा है महाराष्ट्र में, तो ये तो इलेक्शन का मुद्दा बनेगा क्या? देखिए, मालवनी के लोगों ने मोर्चा निकाले, उन्होंने कहा कि हमें धारावी के लोग नहीं चाहिए। मुलुंड के लोगों ने मोर्चे निकाले, हमें धारावी के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनका कहना है कि हमें हमारा गार्डन चाहिए, हमें अस्पताल बनाना है, हमारे लोगों के लिए घर पीएपी की व्यवस्थापन चाहिए। मालवनी के लोग ने कहा कि हमारी जमीन है, हमारा, और बिल्कुल सही है, वो उनकी जमीन है। मुंबई की जमीन किसी को बांटने का किसी को हक नहीं है, और बगैर हमें पूछे धारावी के हमें कहीं शिफ्ट करने का हक और किसी को भी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो सब चर्चा हो रही है, चाहे मालवनी के हो, चाहे कुर्ला के लोग कह रहे हैं कि हमको गार्डन बना के चाहिए मदर डेयरी में, हम धारावी के, तो हम तो जाना ही नहीं चाहते धारावी के लोग। ये पूरा जो बड़ा जमीन देने का काम हुआ है वो कितने में हुआ है? रेडी टेटनर के 10% पैसा देके, रेडी टेटनर के 25% पैसा देके मुफ्त में जमीन मिली है। एकड़ से एकड़ जमीन जो है मुफ्त में देने का काम हुआ है।
जब हम कह रहे हैं हमको धारावी के लोगों को बाहर नहीं जाना है, तो ये जमीनें क्यों बनाई जा रही हैं? और हमारे लोगों का कहना ये है कि इन जमीनों के ऊपर आप अपने मॉल क्यों नहीं बना रहे हो, अपने होटल्स क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि वहां दलदल है। पूरे मुंबई का कचरा जहाँ पे आता है वहां डंपिंग ग्राउंड में आप हमको भेजने की बात करो, तो हम क्यों डंपिंग ग्राउंड में जाए? क्योंकि हम गरीब है और वो अमीर है दुनिया के दूसरे नंबर के, तो जो बोलेंगे वो होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा। अब तो दूसरे नंबर के नहीं है शायद, अभी तो 24वें नंबर पे गए हैं। हाँ। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद लेकिन उसके ऊपर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि उसमें भी बहुत सारी चीजें, जो सेकंड रिपोर्ट आया है उसमें हम बहुत बड़े पैमाने पे है, क्योंकि उसका जो सेकंड रिपोर्ट है जिसमें माधवी भुज पे आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह से सेबी पे क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसमें जो 2 प्रोजेक्ट का नाम है, उसमें एक प्रोजेक्ट हमारा भी है धारावी का, जिसमें जो शेयर का जो पैसा जाता है बाहर देश में और शेयर को जो बड़ा पैमाने पे उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सपांड करके दिखाया जाता है, उसकी प्राइस इंक्रीज करके पैसा का जो इंक्रीज दिखाया जाता है, उसमें 2 प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे धारावी भी है। तो कल अगर ये जो हिंडनबर्ग का तीसरा रिपोर्ट आएगा, ये बैंकरप्सी हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? ये भी तो हमारा मसला है। और हम किसके भरोसे पे रहेंगे? हमारे शेयर तो 20% है गवर्नमेंट के, 80% शेयर तो उनके है। तो ये भी तो हमारा कहना है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि अमीर, क्योंकि उनके लिए सरकार बनी है, उनके लिए नियम नहीं रखे जाते, TDR पॉलिसी पहली बार बनाई है। मुंबई में सभी विकासों के लिए DC रूल अलग है, डेवलपमेंट रूल, और एक डेवलपमेंट रूल अडानी के लिए है, और पूरा मुंबई किसी एक आदमी को देने का पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। एक और मुद्दा जो इस वक्त महाराष्ट्र की में सुर्खियां बटोर रहा है, कटेंगे तो बटेंगे। फिर उसको मोदी जी ने मॉडिफाई किया कि साथ रहेंगे, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये मुंबई, ये महाराष्ट्र के चुनाव में कितना प्रभावित कर रहा है ये मुद्दा? महाराष्ट्र में क्या प्रतिक्रिया है? महाराष्ट्र बहुत समृद्ध राज्य है, प्रगत और प्रोग्रामी राज्य हम कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जनता पॉलिटिक्स बहुत सुलझी हुई तरह से समझती है। महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति थी। पहली बार महाराष्ट्र ने गद्दारी देखी, एक नहीं 2 पार्टियां टूटी। जिन्होंने पार्टियों ने नेताओं को बड़ा बनाया वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो इस बार का लड़ाई तो खुद्दार वर्सेस गद्दार का है। अब बात करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। सवाल ऐसा है, किसने काटा किसने बांटा पूरी दुनिया जानती है। स्मशान कब्रिस्तान का विषय हमने नहीं उठाया। आज आप जाओ महाराष्ट्र में, आज ओबीसी वर्सेस मराठा, धनगढ़ वर्सेस आदिवासी, ये किसने पैदा किया ये सब जानते हैं। हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, समाज के हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 50% लिमिट जो है वो रद्द करना चाहिए। आपके 10 साल जो है वो सरकार केंद्र में थी, मेजोरिटी में सरकार आपकी थी, आप अमेंडमेंट कर सकते थे, आप लॉ ला सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज सामाजिक तो तेड़ निर्माण करने का काम किया है वो भाजपा ने किया है। वो सब हमारे समाज के लोग जानते हैं। जो उनके पार्टी के नेता है वो कोर्ट में जाते हैं, जो देवेंद्र फडणवीस जी को श्रद्धेय करके कहते हैं, ये भी हमारे महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। तो हमारी जनता को मालूम है, हमने भी एक नारा दिया है, वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो हमने कहा है जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जुड़ते चलो, सबको साथ में लेके चलो। हमारे नेता ने क्या किया? 10,000 किलोमीटर यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, मुंबई में आए, धारावी में आए। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है बोलने के लिए कि मेरा नेता 2 बार चल के आए धारावी में, एक बार नहीं, राहुल गांधी जी 2 बार धारावी में आए, एक बार मीटिंग, 3 बार आए। और जहां भी जाते हैं वो बार बार जिक्र करें, क्योंकि उनको मालूम है कि धारावी में लेदर बनता है, धारावी में गारमेंट बनता है, धारावी में पॉटरी इंडस्ट्री है, धारावी में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, धारावी में पापड़ बनता है, धारावी में चिप्स बनता है, धारावी में मिक्सचर बनता है। तो इतनी सब वैरायटी ऑफ धारावी है। लेकिन आप हमारे उद्योगों को बाहर भेजने की बात करते हो, आप कमर्शियल की बात नहीं कर रहे हो, आप इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हो, तो किस चीज की बात कर रहे हो? तो हमारी लड़ाई जो है वो धारावी को धारावी रखने के लिए है। वर्षा जी, मैं लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग आए थे धारावी, और यही आप ही के दफ्तर के पास हमने देखा था कि एक दफ्तर है जिसमें शिवसेना उद्धव का भी झंडा था, कांग्रेस पार्टी का भी झंडा था, समाजवादी पार्टी का भी झंडा था, और कार्यकर्ताओं को भी जो पेट्रोल वगैरह की पर्ची मिलती है वो सबके कार्यकर्ताओं को मिल रही थी। तो एक कार्यकर्ता के लेवल पर सिनर्जी दिखाई दी थी। उसका रिजल्ट भी आया लोकसभा में कि कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर आई लोकसभा में, और कोई 155 विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की लीड थी। क्या विधानसभा में ये रिपीट होने जा रहा है? एक बात। और दूसरा कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये हम आपको इलेक्शन के बाद जब सब MLA बैठते, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं।
और मुझे लगता है महायुति भी अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं ला पाई। मायावती का तो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, कौन है? एकनाथ शिंदे। पर अमित शाह ने कहा उन्होंने कहा तो हमारा चेहरा तो हम बाद में डिक्लेयर करेंगे। कहा उन्होंने तो अनाउंस नहीं किया कि महायुति का चेहरा ये रहेंगे। अजित दादा भी बोल रहे हैं कि हम भी देखेंगे इलेक्शन के बाद क्या होगा, तो देखेंगे इलेक्शन के बाद क्या होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार लाएगी, क्योंकि उनको भी पता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो एक सुकून, जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति, कभी महाराष्ट्र में बंदूकें नहीं चलती थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होते थे। दुर्भाग्यवश आज हम देख रहे हैं पुलिस स्टेशन में एमएलए बंदूकें चला रहे हैं। एमएलए बात करते हैं घुस के मारेंगे, यहाँ घुसेंगे मारेंगे, वहां घुसेंगे मारेंगे, आपकी बदली करके फेंक देंगे। तो ये कटने बटने की बात कभी महाराष्ट्र में होती नहीं थी। हम भी 4 बार के विधायक है, अभी 5वीं बार जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया है, लेकिन इतना गंदा राजनीति हमारे यहाँ पे नहीं होता था। देखिए विचारों की बिल्कुल हमारी मतभेद होते थे, मतदार संघ में विकास कामों के मतभेद होते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि पॉलिटिक्स विंडिक्टिव होने लगा है, जो पहले कभी नहीं था। अभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का वापर होता है। महाराष्ट्र ने देखा है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कहने वाले दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते और उन्हीं के स्वागत लेके जाके जिनको देना है उनको प्राइम मिनिस्टर को जाके बुके दे के आते। तो महाराष्ट्र की जनता काफी होशियार है, तो वो समझती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्टैचू नहीं बचा सकते तो ये हमें क्या बचाएंगे। ये मुद्दा होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। हमारे अस्मिता का, हमारे आराध्य देवत का सम्मान की बात आएगी तो क्यों नहीं मुद्दा होगा। 8 महीने में एक स्टैचू बनता है, एक आम आदमी उसका उद्घाटन नहीं करता है, देश के प्राइम मिनिस्टर उसका उद्घाटन करने आते हैं और उसके 8 महीने में 236 करोड़ का पुतला गिर जाता है। ये बहुत संगीन मैटर है, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसको महाराष्ट्र पूछता है, तो कहीं ना कहीं तो लोगों के दिमाग में तो जरूर होगा। इसी के साथ एक और जो आंदोलन भी चल रहा है, मराठा रिजर्वेशन, इस पे महाविकास आघाड़ी का क्या? मैं वही जो कहा ना आपको कि मैंने थोड़ी देर पहले वही कहा कि ये जो खरा किया हुआ है, ये जो कोर्ट में गए कौन है, इसको मिटाना है तो जनगणना करनी चाहिए। जनगणना करके जिसका जितना रिजर्वेशन है उसका देना चाहिए, 50% की मर्यादा बढ़ानी चाहिए। हम वही कह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, क्योंकि 10 साल से आप सरकार में बैठे आप कुछ नहीं कर रहे हो। 5 साल आपसे इससे पहले तो आपकी सरकार थी, जब हम सरकार में 2019 में आए कोविड आ गया। कोविड में आप हमारा परफॉर्मेंस देखिए, WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने हमारी तारीफ की, धारावी की, महाविकास आघाड़ी की तारीफ की। उस परिस्थितियों में हम लड़ते रहे। एक और जो मुद्दा बहुत सुर्खियां बटोरता है और बहुत जिसका प्रचार भी जम के है महायुति की तरफ से, वो है लाड़की बहन। हाँ, लाड़की बहना स्कीम, जिसमें 1500 रुपए महीना जा रहा है महिलाओं को। उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। देखिए ऐसा है कि 1500, देखो मैं महिलाओं जो घर में रहती है, जो काम करती है, उसका सम्मान होना चाहिए, पर उनके सम्मान के बदले में अगर भाई कोई चीज़ अगर प्यार से निस्वार्थी भाव से दे तो बहनों को अच्छी लगेगी। लेकिन उसके पीछे अगर स्वार्थ है, उसके पीछे कोई राजकीय हेतु है, तो बहनें भी बहुत अच्छे से समझती है। जैसे अगर हमारे कुछ उनके विधायकों ने कहा कि आप वोट नहीं दोगे तो हम देखेंगे आपको पैसा कैसे मिलता है। किसी ने कहा आप किसी और की रैली में जाएंगे तो आपका हम फोटो निकालेंगे और फोटो निकाल के हम देखते हैं आपको कैसे क्या होता है। तो बहनें समझ गई है हम तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, और ये जो पैसा दे रहे हैं वो कोई किसी की प्रॉपर्टी बेच के तो पैसा नहीं दे रहे ना, या किसी के साकर कारखाने से या किसी सीएम के पैसे से घर से पैसा नहीं आ रहा है, ये तो टैक्स स्वरूप पैसा आ रहा है जो लोगों को जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ महंगाई, और सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा की वे। आज महाराष्ट्र महिला अत्याचार में दूसरे नंबर पे आया है। छोटे बच्चे और बच्चियों के इसमें 1 नंबर पे महाराष्ट्र है देश में, जो कहीं भी भूषणावल नहीं है हमारे लिए। हमने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले शक्ति कायदा बना के भेजा था, अभी तक वो कानून मंजूर नहीं हुआ है। तो ये भी तो सवाल है ना हमारा कि महिला, क्योंकि बदनापुर की घटना हुई, देश के प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोले। यहाँ पे मुंबई में घटना हुई, हिट एंड रन की केसेस हुई, उसमें तो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ कि हिट एंड रन के केस में तो, पुणे के केस में तो माँ का ब्लड सैंपल लिया गया बच्चे की जगह पे। ये क्या चल रहा है? हिट एंड रन की केस वर्ली में हुई, उसमें भी एकनाथ शिंदे के पार्टी के लोग थे। तो ये भी लोग समझ रहे कि आज महिलाएं रास्ते पे सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बच्चियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है, तो ये भी तो मुद्दा है। और महंगाई कितनी हो गई है अगर आपको, तो अभी देखिए, अभी वो मैनिफेस्टो में महायुति का पूरा जो पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे की शिवसेना, वो इस योजना पे बहुत निर्भर है। उनका प्रचार इसी पर है, उसी के इर्द गिर्द उनका कैंपेन है, और लग रहा है कि अगर वो वापस सत्ता में आएंगे तो इस योजना से आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल उनका सब कुछ है, लेकिन इसीलिए उन्होंने सब बाकी योजनाएं बंद कर दी।
विधवा महिलाओं को मिलने वाली, बुजुर्ग महिलाओं को मिलने वाली संजय गांधी बंद कर दी, श्रावण बाढ़ बंद कर दिया, रेशन का अनाज बंद कर दिया, स्कॉलरशिप बंद कर दी, लाडली लेख बंद कर दी, सब बंद कर दिया। बच्चों को सब कुछ बंद करके यहाँ पे क्या, ठीक है। लेकिन सवाल ऐसा है कि इसका इम्पैक्ट जो आप कह रहे हो कब आया? जब लोकसभा में उनको हार शिकस्त मिली, उसके बाद उन्होंने ये सोचा। हम तो कह रहे कि हमारी जहाँ सरकार बनी, हमने तो पहले ही न्याय व्यवस्था में लाया था। आज हमारी सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, राजस्थान में है, हम गैस देने की बात कर रहे हैं। हम जो है वो उस जगह पे जो है बस फ्री करने की हमने शुरुआत की है। वो सरकार 2 महीने पहले नहीं की है, सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट पे निर्णय किया है। तो इनकी तो निर्णय जो हुआ है वो इलेक्शन देख के हुआ है। तो आने वाले वक्त में देखेंगे ना, लोग भी सब समझदार है, लोग जानते हैं कि वो 1500 की बात कर रहे हैं, हम 3000 की बात कर रहे हैं। एक सवाल इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि अभी आपने कहा कि बीजेपी के एक राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने कहा कि हम फोटो निकालेंगे और इनको देखेंगे। ये जो धमकी दी है और जिस तरीके की बात हो रही, कटेंगे कि बटेंगे, बहुत सांप्रदायिक एक धर्म को टारगेट करके, इलेक्शन कमीशन को ये क्यों नहीं दिखाई देता? नहीं, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस तो लिया है, जो धनंजय महाडिक जी ने बोला उनको तो नोटिस दी है। लेकिन बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से हम और पारदर्शिता की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन कल का मीटिंग आप देखे होंगे, छत्रपति शिवाजी पार्क में एक मीटिंग हुई थी कल, उसका आप अगर फुटेज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मुंबई की जनता ने दिखा दिया, ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, जैसा मैंने काम जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुंबई को बेचने का काम आप कर रहे हो, मुंबई के उद्योग बाहर भेजने का काम आप कर रहे हो। मुंबई पोल्यूशन में दूसरे नंबर पे आ गया। मुंबई में रोज 7 लोग गाड़ी के ट्रेन में नीचे मरते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो लो। यहाँ पे मेट्रो हमने लाई, सब कुछ हमने किया, अब आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो। कितने साल से हम सुन रहे हैं बुलेट ट्रेन ला रहे हो, बुलेट ट्रेन लाने का बोल रहे हो, लेकिन आम आदमी को और नॉर्मल ट्रेन में मिलती नहीं जगह। परसों इतनी बड़ा हमारे बांद्रा में हादसा हुआ, 19 लोग घायल हो गए। तो कुछ गरीबों के भी सोचो। यहाँ पे लड़ाई अभी गरीब वर्सेस अमीर हो गई है, अमीर 2 ही दिख रहे हैं और गरीब बेचारा गरीब होते जा रहे हैं। अगर उद्योग नहीं रहेंगे, 5 लाख उद्योग हमारे बाहर गए, टाटा एयरबस हमारा बाहर गया, फॉक्सकॉन हमारा बाहर गया, फाइनेंशियल सेंटर हमारा बाहर लेके गए। मुंबई से बड़ा कोई देश का आर्थिक राजधानी हो सकती है क्या? आप हमारा बॉलीवुड बात कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के बुलेट गुजरात में जा रहे हैं। अरे गुजरात से बुलेट मुंबई में आ रही है, बीकेसी में, मुंबई में बीकेसी में आ रही है, लेकिन हमारा बीकेसी में रहने वाला फाइनेंशियल सेंटर तो सूरत में चला गया, हमारे उद्योग तो गुजरात चले गए। तो वो भी तो सवाल है हमारा कि भाई हमारे उद्योग क्यों लेके गए? हमारा क्रिकेट मैच लेके गए, हमारा बॉलीवुड लेके जा रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। आप मुंबई का वैभव लेके जा रहे हो, तो मुंबई कभी चुप नहीं बैठेगी, मुंबई समझदार है। ये बताइए कि क्या लोकसभा वाली परफॉर्मेंस विधानसभा में महाविकास अघाड़ी रिपीट करने जा रही है? कितने नंबर आप देती है, कितने संख्या आएगी? मैं बहुत क्या बोलती हूँ, होपफुल भी हूँ, और मैं बहुत ये कहना चाहूंगी कि मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में लोग हमें आशीर्वाद देंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी का ही होगा। अब सवाल ये कि कौन? वो भी आपको जवाब जल्दी दे देंगे, अभी ज्यादा दिन बच्चे का आए थे, इसको पता चल जाएगा। उद्धव ठाकरे होंगे? देखिए, हम तो बोलेंगे कि हम सब पार्टी के नेता चाहेंगे कि अपने अपने पार्टी को, जो भी पार्टी का बड़ा आ जाएगा उसको हमने तो उनके साथ भी काम किया, उनके साथ भी काम करेंगे, हम उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी का जो भी बने वो महाविकास, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, आज जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हमसे है और मुझे ऐसा लगता है जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो इस पूरी महाराष्ट्र को एक लेके आएगा, क्योंकि अभी 1.5 लाख से हम लोग फाइनेंशियली डेफिसिट में चल रहे राज्य, हर फाइनेंस की फाइल में लिखा है। तो महाराष्ट्र की आर्थिक नीति को, महाराष्ट्र की सामाजिक नीति को और महाराष्ट्र की राजनीतिक नीति को भी, तो ये महाराष्ट्र अलग राज्य है, वहां पे मतभेद होते, मनभेद नहीं होते हैं। लॉबी में बाद में आके सब एक साथ मिलकर चाय पीते, आगे महाराष्ट्र को कैसे लेके जाए इसका बात करते। हम ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं करते, ये महाराष्ट्र है। लेकिन आपका इशारा इस तरफ है कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि ज्यादा नंबर पे चुनाव लड़ रही है और ज्यादा अगर जीत कर आती है शिवसेना से और एनसीपी से, तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी कांग्रेस की रहेगी। देखिए, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, एमएलए के साथ हाईकमांड चर्चा करता है और जो निर्णय हाईकमांड का होता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता की तरह काम कर सकते हैं। निर्णय तो ऊपर वाले लोग लेंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जो भी मुख्यमंत्री बने
वो महाराष्ट्र की जनता को ये दिखाए कि जो इतिहास हमारा रहा है वो वैभवशाली इतिहास को आगे लेके आए, ना कि ये पिछला हमारा इतिहास रहा है जिसमें हमने सिर्फ यही देखा है कि विरोधक को है तो उसको फंड नहीं देना है, विरोधक है तो उसके पीछे इंक्वायरी लगाना है, फिर वो अपने पार्टी में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर सामने रहता है तो उसको तकलीफ दो। तो ये राजनीति। तो अगर मान लीजिए कि हंग असेंबली आती तो फिर ये ईडी सीबीआई रोल प्ले करेगा। इसलिए मेरी जनता से आह्वान है कि दे ही नहीं ऐसी असेंबली, क्लियर कट मेजोरिटी दे, क्योंकि वोट तो जनता के हाथ में है ना, वोट तो किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं होता है, वो तो जनता तय करती है किसको वोट देना है। और जनता सबल है, जनता सज्ञान है, उनको मालूम है कि कौन कैसा है। लोकसभा में दिखा है, इसीलिए तो इतने हड़बड़ी में सब योजनाएं चल रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी, आपने समय दिया और बहुत शुभकामनाएं आपको अपने चुनाव प्रचार के लिए और अपने विकास अघाड़ी के सफलता के लिए, हम यही कह सकते हैं। और बाकी काम आपका है और जनता का है। और वर्षा जी थोड़ा डिप्लोमेटिक है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन एक इशारा जरूर मिलता है कि कांग्रेस पार्टी इस क्लेम को भी बरकरार रखेगी कि अगर उनकी संख्या ज़्यादा आएगी तो इस पर फिर नेगोशिएशंस होंगे, पॉलिटिकल रस्साकसी चलेगी कि उद्धव ठाकरे होंगे या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री होगा। तो यहाँ भी दावेदारी जो है होगी। और दूसरी तरफ महायुति में भी वहाँ भी दावेदारी कम नहीं है, वहाँ भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पे एक्सेप्ट करने वाले लोग कम हैं शिवसेना के बाहर। और वहाँ भी देवेंद्र फडणवीस अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। तो ये अब 23 तारीख को जनता क्या फैसला करती है